कई कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही यादगार बन जाती है। ऐसी ही कुछ कहानी है फिल्म यंग शर्लक होम्स की। इस मूवी की कहानी समझने से पहले आपको इस कहानी के बैकग्राउंड के बारे में जान लेना चाहिए। मेनली ये कहानी दो फिक्शनल बुक कैरेक्टर्स को लेकर बनाई गई है, जिनमें से एक जासूस शर्लक होम्स होते हैं और दूसरे उनके दोस्त डॉक्टर वॉटसन, जो पेशे से तो डॉक्टर होते हैं पर केस सुलझाने में इनकी मदद करते हैं। इस मूवी में हमें इन दोनों कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाई गई है जो बुक में कहीं नहीं है। इस मूवी में दिखाया गया है कि अगर ये दोनों कैरेक्टर्स बचपन में मिलते तो क्या होता। अब ज्यादा ना बोर करते हुए शुरू करते हैं इस मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर बेंटली बॉब्स्टर को दिखाया जाता है, जो एक होटल की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पर एक काले लिबास में ढका हुआ आदमी उनका छिपते हुए पीछा कर रहा होता है। ये आदमी समय देखते ही मिस्टर बेंटली पर एक स्ट्रॉ पाइप के जरिए कोई जहरीला कांटा फेंकता है, पर इस कांटे का मिस्टर बेंटली पर कोई असर नहीं होता। उन्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं होता कि कोई चीज़ उनसे टच भी हुई थी। आगे वो इस सबसे अनजान रहकर रेस्टोरेंट जाते हैं, पर तभी उन्हें अपना ऑर्डर किया हुआ चिकन जिंदा दिखने लगता है और फिर वे वहां से भाग जाते हैं। वहीं रेस्टोरेंट के बाकी लोग उन्हें सिर्फ देखते रह जाते हैं। आगे वो अपने घर के ऊपर वाले कमरे में जाते हैं, पर तभी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया है। साथ ही उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि उनके कमरे में आग लग गई है। तो इससे बचने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है और वो होता है खिड़की से कूदने का। तो इसलिए वो अपनी खिड़की से कूद जाते हैं और नीचे गिरते ही उनकी मौत हो जाती है। वहीं उनके कमरे को जब दोबारा दिखाया जाता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। इसका मतलब सच में ये उनका भ्रम था, जो शायद उस अनजान आकृति के फेंके गए कांटे से मिस्टर बेंटली को हुआ था और वह मर गए थे। आगे उस आदमी की लाश के पास उस अनजान आकृति को गुजरते हुए दिखाया जाता है और तभी ये मूवी यहाँ से असल मायने में शुरू होती है और यहाँ पर हमें डॉक्टर वॉटसन नाम के एक आदमी की वॉइस ओवर सुनने को मिलती है, जिसमें वह अपने बचपन के बारे में बताती हैं कि जब वह शर्लक होम्स नाम के एक आदमी से पहली बार मिले थे तो वह महज 11 साल के होते हैं और उनके डैड उन्हें डॉक्टर बनाने के लिए ब्रॉम्पटन एकेडमी में दाखिला दिलाते हैं। ये जॉन का भी सपना होता है डॉक्टर बनने का। वह स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल होता है। बोर्डिंग स्कूल उन्हें कहा जाता है जहाँ पर आप पूरा सेमेस्टर स्कूल से बाहर नहीं जा सकते और बाहर जाने के लिए आपको खास परमिशन लेनी होती है। अब क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल होता है इसलिए वॉटसन के सारे सामानों को उनके कमरे में रखवा दिया जाता है। साथ ही उन्हें उनका कमरा भी बताया जाता है। जॉन अपने कमरे में एंटर होते ही है कि तभी एक टीनेजर लड़का जो वायलिन बजा रहा होता है, वो काफी अच्छा बजा रहा होता है, पर वो वायलिन को फेंक देता है। फिर जॉन उससे पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तुम काफी अच्छा बजा रहे थे। तो वो लड़का कहता है कि मैं इसे 3 दिन से बजाना सीख रहा हूँ। बीच में जॉन कहते हैं 3 दिन तुम्हें कुछ कम नहीं लगता। वो लड़का कहता है मेरे लिए तो नहीं। फिर वो लड़का जॉन की तरफ अच्छे से देखता है और बताता है कि तुम्हारा नाम जॉन है, तुम्हारे पिता एक डॉक्टर है और तुम ज्यादातर वक्त लिखने में बिताते हो और तुम्हें कस्टर्ड खास तौर पर पसंद है। फिर जॉन ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता, क्या तुमने मेरी जासूसी की है या फिर तुम कोई जादूगर हो। तो वो लड़का कहता है इसमें कोई जादू नहीं था, बल्कि साफ और सीधा सा अंदाजा था। तुम्हारे सामानों के बैग के ऊपर एक पर्चा है जिस पर लिखा है वॉटसन जे। जे का ज्यादातर मतलब होता है जॉन या फिर जेम्स। तुम्हारे बाएं हाथ की उंगली पर एक निशान है जो ज्यादातर लिखने पर होता है। तुम्हारे पास इंसाइक्लोपीडिया और डिजीज से रिलेटेड बुक्स हैं और ऐसी किताबें आम लोगों के पास नहीं होती, ये ज्यादातर डॉक्टरों के पास होती हैं। और जाहिर सी बात है कि तुम्हारी उम्र का कोई भी लड़का मेडिकल स्कूल नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगा कि इसे तुम्हें किसी ने गिफ्ट किया होगा, शायद तुम्हारे पिता जो तुम्हारी सेहत की काफी फिक्र करती हैं। और तुम्हारे कोट पे पीले कस्टर्ड का दाग लगा हुआ है, इससे पता चलता है कि तुम्हें कस्टर्ड खास तौर पर पसंद है। उस लड़के का दिमाग देखकर जॉन पहले दिन से ही इस लड़के से काफी इम्प्रेस होते हैं। फिर स्कूल की बेल बजती है और जॉन पूछते हैं कि हमें कहाँ जाना है। फिर वो लड़का कहता है ये हमारी केमिस्ट्री क्लास का टाइम है। इसके बाद जॉन उससे उनका नाम पूछते हैं तो वो लड़का बताता है शर्लक होम्स। और ऐसे ही शर्लक होम्स और डॉक्टर वॉटसन की दोस्ती भी थी। अब केमिस्ट्री क्लास में जाते वक्त जॉन पूछते हैं कि तुम अपने दिमाग को तेज रखने के लिए क्या करते हो। तो होम्स बताते हैं कि वो ज्यादातर पजल्स और मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
हैं। ऐसा कहकर वो जॉन से एक सवाल पूछती हैं कि मानो जॉन तुम एक दक्षिणी नज़ारे वाले कमरे में बैठे हुए हो और फिर अचानक उस कमरे में एक भालू आ जाता है, बताओ उस भालू का रंग क्या होगा। तो जॉन इस सवाल का गलत जवाब देती हैं और होम्स कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में और ज्यादा सोचना होगा। इसके बाद अगला सीन केमिस्ट्री क्लास का बताया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर नेल ग्रेव अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होती हैं, लेकिन इन प्रोफेसर को हकलाने की आदत होती है, जिस वजह से सभी स्टूडेंट उनकी क्लास से बोर होने लगती हैं। पर तभी वहाँ पर एलिजाबेथ नाम की एक लड़की आ जाती है और वो शर्लॉक की खिड़की के पास टकटकाती है। इसके बाद शर्लॉक उसके पास जाते हैं और वो लड़की उन्हें लाइब्रेरी में मिलने का एक लेटर देकर चली जाती है। जब होम वापस अपनी सीट में आते हैं तो वॉटसन पूछते हैं कि ये कौन थी और ये लड़कों की स्कूल में क्या कर रही है। तो होम्स कहते हैं इसका नाम एलिजाबेथ है और अपने पेरेंट्स की मौत के बाद ये यहाँ इसी स्कूल में अपने अंकल के साथ उनके लेबोरेटरी में रहती है। शर्लॉक के इतना बताते ही क्लास ओवर हो जाती है और अगले सीन में शर्लॉक, होम्स और वॉटसन लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एलिजाबेथ के साथ एक दूसरा लड़का डडली दिखता है। डडली काफी अमीर होता है, पर इसी के साथ वो होम्स से काफी नफरत करता है क्योंकि होम्स बार बार अपनी होशियारी से उसे नीचा दिखा देते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है और होम्स के पूछने पर एलिजाबेथ बताती है कि डडली उसे उसकी स्पेन से लाई गई नई वॉच दिखा रहा था। तो होम्स भी ये वॉच देखने के लिए डडली से मांगते हैं और उसे थोड़ी देर देखने के बाद बताते हैं कि अगर तुम इसकी बनावट पर थोड़ी देर नजर डालते तो तुम्हें पता चलता कि ये फ्रांस की बनावट है और इसमें काफी छोटे अक्षरों में मेड इन स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है। मतलब जिन लोगों ने तुम्हें ये घड़ी बेची उन्होंने इसे तुम्हें स्पेन की बताकर महंगे दामों में बेची दी। तो होम्स की ये बात सुनकर डडली काफी गुस्सा होता है और कहता है कि अपनी सलाह अपने पास रखो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद होम्स एलिजाबेथ से लेट आने के लिए माफी मांगते हैं। वहीं उसी लाइब्रेरी में वॉटसन एक बुक उठाने के चक्कर में गिर जाते हैं और यहाँ इन तीनों की एक साथ मुलाकात होती है। इसके बाद ये तीनों लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं और तभी इन्हें एलिजाबेथ के अंकल, जो कि एक प्रोफेसर होते हैं और इनका नाम रूपर्ट वेक्सफ्लेटर होता है, ये चिल्लाते हुए होम्स और एलिजाबेथ को बताते हैं कि मैंने वो मशीन बना ली है। तो वॉटसन पूछते हैं ये कौन है। होम्स बताते हैं कि यही एलिजाबेथ के अंकल प्रोफेसर वेक्सफ्लेटर है, जिन्हें मैथ और फिलोसफी की अच्छी खासी जानकारी है। इसी के साथ ये 27 किताबों के लेखक हैं, पर फिर भी लोग इन्हें पागल समझते हैं। तो जॉन पूछते हैं ऐसा क्यों, तो इसका जवाब उन्हें जल्द ही मिल जाता है। वो देखते हैं कि प्रोफेसर वेक्सफ्लेटर एक हवाई यान के जरिए हवा में उड़ रहे हैं। आज के जमाने में ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम जो भी इस बारे में बात करता था लोग उसे पागल समझते थे। आगे दिखाया जाता है कि प्रोफेसर वेक्सफ्लेटर का ये यान भी फेल हो जाता है और पेड़ से टकरा जाता है। फिर ये तीनों प्रोफेसर वेक्सफ्लेटर के लैब में उनके बनाए गए यान के पुर्जों को रखने में मदद करते हैं। पर तभी उनके कमरे में एक अनजान आदमी आता है और वो आदमी अपनी आंखों से प्रोफेसर वेक्सफ्लेटर को उन बच्चों को बाहर भेजने को कहता है, जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। पर तभी जाते वक्त होम्स की नज़र एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसमें डॉक्टर वेक्सफ्लेटर ने बेंटली की सुसाइड की खबर में एक सर्कल लगा रखा था। इससे होम्स को शक होता है कि जरूर उसके मर्डर से डॉक्टर वेक्सफ्लेटर का कोई तो लिंक है। इसके बाद होम्स और वॉटसन सेल्फ डिफेंस की क्लास में होते हैं, जहां पर प्रोफेसर रैथ, जो कि इस स्कूल में हेडमास्टर होते हैं, वो इस कला को सिखाते हैं और अब वो अपने सभी स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए होम्स को बुलाते हैं। होम्स प्रोफेसर रैथ की नज़रों में बहुत बेहतरीन होता है, इसलिए प्रोफेसर रैथ कई सिचुएशन में होम्स का साथ देते हैं। लेकिन जब फाइट शुरू होती है तो हर बार की तरह इस बार भी होम्स प्रोफेसर रैथ से सिर्फ एक पॉइंट से हार जाते हैं। आगे फिल्म रात के सीन में शिफ्ट होती है, जहां पर एलिजाबेथ स्कूल के पास से उसे हुडेड फिगर को गुजरते हुए देखती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती, जबकि उसका डॉग उस पर हमला कर देता है। लेकिन उससे किसी तरह पीछा छुड़ाकर वो हुडेड फिगर चर्च के फादर नेस्बिथ की तरफ जाती है और उन्हें भी वो कांटा छुपा देती है, जिससे फादर नेस्बिथ को ऐसा लगता है कि उनके पीछे एक अनजान शक्ति पड़ी हुई है और उससे बचने के चक्कर में वो एक कैब से टकरा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। वही सीन फिर से आता है स्कूल की तरफ, जहाँ पर डडली होम्स को नीचा दिखाने की चाल चलता है और स्कूल की ट्रॉफी कहीं छिपाकर होम्स को चैलेंज देता है कि अगर उसे वो ट्रॉफी 1 घंटे के अंदर मिल गई तो वो उसकी समझदारी के सामने झुक जाएगा। तो होम्स उसका ये चैलेंज स्कूल के सामने एक्सेप्ट करते हैं। पर इसी बीच प्रोफेसर नेल ग्रेव, प्रोफेसर रैथ और स्कूल कीपर मिस ट्रिम से शर्त लगाते हैं कि वो उस ट्रॉफी को नहीं ढूंढ पाए
पाएगा, लेकिन प्रोफेसर रैथ को होम्स पर पूरा यकीन होता है, इसलिए वो प्रोफेसर नेल क्रिप से इस बात पर एक पेनी की शर्त लगाती हैं। अब उस ट्रॉफी को ढूंढते हुए होम्स स्कूल के किचन में पहुंचती हैं और वहां पर उन्हें सिरेमिक के पार्टिकल्स दिखते हैं। सिरेमिक वो पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म कर फ्लावर वास बनाए जाते हैं। आगे होम्स डडली का लॉकर चेक करते हैं और उन्हें वहां पर कुछ कलर्स के पाउच मिलते हैं। अब होम्स के पास थोड़ा सा ही समय बचा होता है उस ट्रॉफी को ढूंढने का, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं आता। फिर तब भी वे बाहर जाते हैं और उन्हें दिखता है कि उनका आधा जूता बर्फ से ढका हुआ है। इसे देखकर उन्हें एक आइडिया आता है और वो सीधा स्कूल के हॉल में जाकर एक रंगीन फ्लावर वास को उठाते हैं। पर तभी प्रोफेसर नेल क्रिप कहते हैं कि ये बहुत महंगा है, लेकिन होम्स फिर भी उसे तोड़ देते हैं और इसी के अंदर वो ट्रॉफी मिलती है। मतलब होम्स के जूते की तरह ही ये ट्रॉफी भी इस सिरेमिक के बने हुए फ्लावर वास में ढकी हुई थी और इस फ्लावर वास को डडली ने ही ओवन में गर्म करके पेंट किया था। इसी के साथ प्रोफेसर नेल क्रिप को भी इस बारे में पता था। इसके बाद नेल क्रिप रैथ से शर्त हारने पर उन्हें एक पेनी देते हैं। वही होम्स अब अपने स्कूल में और भी फेमस हो जाते हैं और डडली की इससे काफ़ी बदनामी होती है, लेकिन वो इस बात का बदला लेता है और अगले ही दिन होम्स को एग्जाम में चीटिंग के झूठे इल्जाम में फंसवा देता है, जिस वजह से नियमों के अनुसार होम्स को स्कूल छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जाते वक्त प्रोफेसर रैथ होम्स को वादा करते हैं कि वो डडली पर सख्त कार्रवाई करेंगे और होम्स के लिए ऐसी सिफारिश लिखेंगे जिससे उसे किसी भी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर प्रोफेसर रैथ होम्स से उसकी एक इच्छा पूछते हैं तो होम्स प्रोफेसर को उनके साथ एक आखिरी मैच खेलने के बारे में बताता है। आगे ये दोनों एक मैच खेलते हैं जिसमें होम्स की नजर प्रोफेसर रैथ की अंगूठी पर जाती है, जिससे होम्स का ध्यान भटक जाता है और उसके चेहरे पर चोट लग जाती है। प्रोफेसर रैथ यहाँ पर रुक जाते हैं और बाद में मिस ट्रिम होम्स की उस चोट पर दवा लगाती है। इसके बाद होम्स स्कूल से जा रहे होते हैं, पर तभी उनके पास डडली आता है और यहाँ डडली के सारे बाल सफेद होते हैं और वो होम्स पर चिल्लाता है। तो होम्स हंसते हुए कहते हैं कि लगता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, अब तुम्हें गर्मियों तक ऐसा ही रहना होगा। ऐसा कहकर होम्स वॉटसन और एलिजाबेथ को गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी हमें वो अनजान आकृति दोबारा से दिखाई जाती है। इस बार वो अनजान आकृति प्रोफेसर वैक्स फ्लैटर पर निशाना लगाती है, जिससे वैक्स फ्लैटर को एक दुकान के अंदर हेलुसिनेशन आता है कि दुकान का कोई खिलौना उन्हें मार रहा है। तो उसको मारने के चक्कर में प्रोफेसर वैक्स फ्लैटर खुद को चाकू से मार डालते हैं। बाद में क्राइम सीन में होम्स और वॉटसन दोनों पहुंचते हैं। यहाँ वॉटसन को किसी चीज के गिरने की आवाज आती है और पीछे मुड़ने पर वॉटसन को उस हथियारे की पाइप जमीन में दिखती है जो उससे गलती से गिर गई थी। वॉटसन उसे वो पाइप देने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन वैक्स फ्लैटर पर आता है जो होम्स से कहते हैं कि वो एहतार था। इतना कहकर वो मर जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब प्रोफेसर वैक्स फ्लैटर का फ्यूनरल होता है तो वो अनजान आदमी जो उनसे मिलने आया करता था वो भी यहाँ शामिल होता है, लेकिन होम्स उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं, पर वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद होम्स अपने शहर के सर्जेंट लेस्ट्रेड के पास जाती हैं। होम्स लेस्ट्रेड से कहते हैं कि शहर में होने वाले मर्डर्स के पीछे जरूर कोई है। लेस्ट्रेड कहता है कि तहकीकात से पता चला है कि जो लोग भी मृत पाए गए हैं उन्होंने सुसाइड किया है और उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन भी नहीं था। होम्स कहते हैं कि पर किसी के पास भी सुसाइड करने का कोई रीजन भी तो नहीं था, वे अपनी जिंदगी में खुश थे। तो सर्जेंट उसकी बात नहीं सुनता। आगे हम एलिजाबेथ और वॉटसन को डॉक्टर वैक्स फ्लैटर के लैब में देखते हैं, जहाँ पर वॉटसन एलिजाबेथ को इस हादसे के बारे में भुलाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर उस कमरे में खिड़की से होम्स आ जाते हैं और एलिजाबेथ को कहते हैं कि तुम्हारे अंकल वैक्स फ्लैटर का खून हुआ है। तो एलिजाबेथ पूछती है कि ये करने वाला कौन है। होम्स बताते हैं कि यही तो पता करना है। तो इसी बीच वॉटसन कहता है पर आसपास के लोगों ने इस बात को साबित किया है कि उन्होंने खुदकुशी की है। तो होम्स कहते हैं जो दिखता है सिर्फ उस पर यकीन मत करो, बल्कि इस बारे में सोचो कि प्रोफेसर वैक्स फ्लैटर खुद को क्यों मारेंगे। उनके पास एक मरे हुए इंसान की खबर के ऊपर गोला लगाना, रोज रोज उनसे मिलने एक अनजान आदमी का आना और मरते वक्त एहतार शब्द कहना, ये सब थोड़ा अजीब है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं यहीं रहकर इस केस की गुत्थी सुलझाऊंगा। तो वॉटसन पूछते हैं पर तुम रहोगे कहाँ, क्योंकि अब तुम्हें स्कूल से भी निकाला जा चुका है। तो होम्स
कहते हैं कि मैं यहीं प्रोफेसर वेक्स फ्लैटर की लेबोरेटरी में छिपकर रहूंगा, पर इस सब के लिए उन्हें वॉटसन की जरूरत होगी क्योंकि वॉटसन उन्हें स्कूल के बारे में बताता रहेगा और ये क्राइम सुलझाने में असिस्ट करेगा। तो ये सुनकर वॉटसन होम्स को मना कर देते हैं क्योंकि इस फिल्म में उनका कैरेक्टर काफी नर्वस दिखाया गया है, जो अपने मेडिकल करियर में कोई समझौता नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ वो मान जाता है। और अगली सुबह ये दोनों उस ब्लो पाइप को लेकर एक बड़े से बाजार में जाते हैं उसके बारे में पता करने, और तभी उन्हें वहाँ पर एक क्यूरियो शॉप दिखती है। क्यूरियो शॉप वो जगह होती है जहाँ पर पुरानी चीजें बेची खरीदी जाती हैं काफी कम दामों में। आगे ये दोनों उस शॉप के मालिक को वो पाइप दिखाते हैं। वो कहता है कि इसकी बनावट मिस्र की है और ऐसी ही कुछ चीजें मेरी दुकान में पड़ी हुई थी, पर वो सारी चीजें एक आदमी ले गया। वो आदमी एक मिस्रवासी यानी इजिप्शियन था और शराब खाना चलाता है। तो होम्स उसका नाम पूछते हैं तो वो दुकानदार एक पेपर में उसका नाम लिख देता है, लेकिन वो कहता है कि तुमने मुझसे पहले कुछ खरीदने का वादा किया था। तो होम्स कहते हैं तुम ही कुछ खरीद लो वॉटसन, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वॉटसन कहते हैं तुम्हारे पास पैसे कभी नहीं होते। फिर शर्लॉक होम्स कहते हैं ये कंजूसी दिखाने का वक्त नहीं है, इसके जरिए हम कातिल तक पहुंचेंगे। तो वॉटसन वहां से एक सिगार की पाइप खरीद लेता है क्योंकि उस दुकान में इससे बेहतर कुछ नहीं था। आगे ये दोनों उस कागज में लिखे हुए पते के जरिए उस इजिप्शियन शराब खाने के मालिक तक पहुंचते हैं और उससे वो ब्लो पाइप दिखाकर पूछते हैं कि क्या आपने इसे पहले कभी देखा है। तो ये देखते ही वो शराब खाने का मालिक काफी डर जाता है और रेमिटेप चिल्लाता है, जिसके बाद उस शराब खाने के अंदर जमा हुए सभी लोग अपनी बंदूक निकालकर उन दोनों पर तान लेते हैं। और अब इन दोनों को यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि अगर ये दोनों यहाँ से नहीं गए तो शायद ये लोग उन्हें मार डालेंगे। शराब खाने का मालिक जाते वक्त उनसे ये भी कहता है कि तुम दोनों यहाँ दोबारा मत दिख जाना। अब यहाँ तक इन्हें ये पता चल जाता है कि इस सब के पीछे किसी बहुत ताकतवर इंसान का हाथ है और ये सब कहीं ना कहीं इजिप्ट के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आगे ये दोनों छिपते हुए स्कूल लाइब्रेरी में जाकर एंशिएंट इजिप्ट कल्चर की बुक ढूंढ निकालते हैं और शराब खाने के मालिक द्वारा कहे गए आखिरी शब्द यानी रेमिटेप का मतलब ढूंढते हैं। इस बुक में इन्हें पता चलता है कि रेमिटेप एक बहुत पुराना कल्ट था और इसिस यानी मौत के देवता के पुजारियों का। और इसिस के पुजारी काफी अंधविश्वासी होते थे और वो हेलुसिनेट करने वाले कांटों को कुछ पत्तों के रस में डुबाकर बनाते थे और उनसे लोगों को निशाना बनाकर और इस देवता को उनकी बलि चढ़ाते थे। वह लोग काफी अंधविश्वासी थे जिस कारण समाज ने उन्हें ठुकरा दिया था। आगे होम्स एलिजाबेथ को यही बात बताते हैं, पर तभी होम्स वॉटसन से पूछते हैं कि क्या जिससे तुम्हें ये ब्लो पाइप मिली थी तुमने उसका चेहरा देखा था। तो वॉटसन कहते हैं नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह काले कपड़े में ढका हुआ था। तो ये सुनकर एलिजाबेथ कहती है कि उसने भी स्कूल के पास ठीक ऐसे ही काले कपड़े में ढके हुए एक आदमी को देखा, पर उसके कुत्ते की भौंकने पर वो वहां से भाग गया था। लेकिन उसके कुत्ते के मुंह में उस आदमी के कपड़े का एक टुकड़ा लग गया जो शायद इसी कमरे में उसने रख दिया था। तो इसके बाद ये सभी उस कमरे में उस कपड़े को ढूंढने लगती हैं और फाइनली ये कपड़ा एलिजाबेथ को मिल जाता है। जब होम्स माइक्रोस्कोप के जरिए पूरी रात उस कपड़े का जायजा लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये कपड़ा इजिप्ट का है जो इंग्लैंड में मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन लंदन में ये कपड़ा सिर्फ एक ही जगह मैन्युफैक्चर होता है और वो जगह थी उनके शहर की एक खतरनाक गली का वेयर हाउस। आगे ये तीनों वहां जाती हैं। इस जगह का दरवाजा पहले से ही खुला होता है। ये तीनों इसमें एंटर करते हैं और देखते हैं कि ये जगह पूरी तरह खंडर है क्योंकि यहाँ कपड़े बनना कई सालों पहले ही बंद हो गया था और तब से ही वेयर हाउस भी बंद पड़ा है। यहाँ इन तीनों को लगता है कि नीचे कुछ है और तभी नीचे का फर्नीचर टूट जाता है और फिर इन्हें पता चलता है कि असल में इस वेयर हाउस के नीचे एक सीक्रेट चेंबर था। इसके बाद इन तीनों को एक दरवाजा दिखता है जिसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, पर तभी होम्स उस दरवाजे के अंदर जाने का एक दूसरा रास्ता ढूंढते हैं और फिर ये तीनों उस दरवाजे से होते हुए कुछ सीढ़ियों को चढ़कर एक हॉल के ऊपर वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहां से ये तीनों बहुत सारे इजिप्शियन के एक समूह को किसी मृत लड़की की बलि चढ़ाते हुए देखते हैं। होम्स इसे और करीब से देखने के लिए छिपते हुए नीचे जाते हैं, पर तभी वह उस लड़की की चीख सुनते हैं। इसका मतलब वो लड़की जिंदा थी और उसे जिंदा मारा जा रहा था। तो ये देखकर होम्स गुस्से से चिल्लाते हैं कि वो अभी जिंदा है। तो ये सुनकर इजिप्शियन के पुजारी कहते हैं कि उसे पकड़ो।
तो अब सभी सीक्रेट सोसाइटी के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और अब होम्स, वॉटसन और एलिजाबेथ वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पर इसी बीच सीक्रेट सोसाइटी के लोग उन पर पाइप के जरिए वो कांटा चुभा देते हैं और उनका पीछा करते हैं। लेकिन अब ये तीनों भागते भागते एक घने जंगल में आकर छिप जाते हैं और अब इन तीनों का सामना होता है इनके डर से, यानी इन तीनों को कांटे के जरिए हेलुसिनेशन आने लगते हैं। जहाँ पर सबसे पहले एलिजाबेथ को ऐसा लगता है कि जैसे वो मौत की कब्र में ना चाहते हुए भी गिरती जा रही है और उसे इस कब्र में उसके अंकल गाड़ रहे हैं। ये सोचकर वो रोने लगती है। इसके बाद होम्स और वॉटसन उसे उसी के कपड़े से बांध देते हैं ताकि वो खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले। पर तभी होम्स को वॉटसन वहाँ से गायब मिलता है और वॉटसन को उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि उसी के फेवरेट केक्स और पेस्ट्री अपने आप उसके मुंह में जा रही है। वॉटसन जिस तरह का कैरेक्टर है तो उनके हिसाब से ये उनका सबसे डरावना सपना है। आगे होम्स को भी उसके डरावने सपने के रूप में अपने पास्ट की एक मिस्टीरियस मेमोरी याद आती है, जिसमें होम्स की मदर एक कोने में बैठकर बहुत बुरी तरह रो रही होती हैं। वहीं होम्स के डैड होम्स पर बहुत गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने ही पिता की जासूसी की, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी भी एक निजी जिंदगी है जिसके बारे में तुम्हारी मॉम को पता नहीं चलना चाहिए था। तो होम्स कहते हैं नहीं नहीं, और तभी उनका ये सपना टूट जाता है। शायद इस सीन में हमें इस मूवी के सीक्वल का रेफरेंस दिया गया था, क्योंकि इसके बाद हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। यहाँ होम्स किसी तरह खुद को होश में लाने में कामयाब हो जाते हैं और अपने साथियों के होश में आने के बाद वो सर्जेंट लेस्ट्रेड के ऑफिस जाते हैं और उन्हें वो कांटा दिखाते हुए उनकी तहकीकात करने को कहते हैं। लेकिन लेस्ट्रेड एक बार फिर शर्लॉक को बच्चा समझकर साफ मना कर देता है और उनके जाने के बाद वो उन कांटों को अपने मेज से हटाने की कोशिश करता है, पर तभी एक कांटा उसके हाथ में लग जाता है। उसी शाम होम्स और वॉटसन को वैक्स स्प्लैटर की लैब में एक ग्रुप फोटो मिलती है। असल में उस टाइम कैमरा नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग अपनी स्केच किसी नया पेंटर से बनवाते थे, जिनकी पेंटिंग देखकर समझा जा सकता था कि कौन क्या था। होम्स फोटो देखकर बताते हैं कि इस फोटो में दिख रहे सभी लोग मर चुके हैं, जिनमें से एक उनके प्रोफेसर वैक्स फ्लैटर भी हैं। यानी इस फोटो से साबित होता है कि इन मरे हुए लोगों के बीच कोई कनेक्शन जरूर था। अब होम्स बताते हैं कि इनमें से अभी सिर्फ एक ही आदमी जिंदा है और वो है जो रोज वैक्स फ्लैटर से मिलने आया करता था, यानी वो उन्हें इस बारे में कुछ बता सकता है। होम्स के इतना कहते ही वहाँ पर अचानक से प्रोफेसर रैथ आ जाते हैं और अगले सीन में होम्स, वॉटसन, एलिजाबेथ उनके ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर मिस ट्रिम भी आ जाती हैं और होम्स को स्कूल में देखकर हैरान रह जाती हैं। पर प्रोफेसर रैथ बताते हैं कि हम सभी लोगों को लगा था कि होम्स जा चुके हैं, लेकिन वो वैक्स फ्लैटर के लैब में छिपे हुए थे। तो ये सुनकर मिस ट्रिम एलिजाबेथ से पूछती हैं कि क्या ये सच है, तो एलिजाबेथ इसका थोड़ी कठोरता से जवाब देती हैं। फिर ये सुनकर उन दोनों को एलिजाबेथ पर गुस्सा आता है। रैथ कहते हैं कि वैक्स फ्लैटर नहीं रहे और इसीलिए अब उनकी लैब और उनके अंदर की पुरानी चीजों को हटाने का वक्त आ गया है। तो ये सुनकर होम्स कहते हैं पर ये लैब उनके आविष्कारों से भरा हुआ है। तो प्रोफेसर रैथ कहते हैं पुरानी चीजें भूल जाने में ही भलाई है। तो ये सुनकर उन दोनों के बीच छोटी सी बहस हो जाती है, लेकिन प्रोफेसर रैथ होम्स को डांटते हुए कहते हैं कि अपने गुस्से पर काबू रखो, कल तुम्हें वॉटसन के साथ इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगर तुम्हें लीगली धक्के मारकर निकाला गया तो इससे काफी बदनामी होगी, इसलिए मैं ये मामला ही शांति से सुलझाना चाहता हूँ। अभी के लिए तुम सभी अपने अपने कमरे में जा सकते हो। तो ये सुनकर वॉटसन को बड़ा धक्का लगता है और कमरे में जाने के बाद वो कहता है कि होम्स से दोस्ती करके उसका मेडिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। लेकिन होम्स यहाँ पर भी बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेता है और वॉटसन को भी अपने साथ मनाकर ले चलता है। यहाँ वो एलिजाबेथ के कमरे में जाकर उसे वैक्स फ्लैटर की लैब से कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बचाने को कहता है, क्योंकि अब वो लैब हटने वाली थी। आगे ये दोनों उस रास्ते में जाते हैं जिस रास्ते से वैक्स फ्लैटर से मिलने वाला वो अनजान आदमी पीछा करने के दौरान गायब हो गया था। लेकिन वो आदमी खुद ब खुद उन्हें ढूंढ लेता है और उन पर हमला कर देता है, ये सोचकर कि इन्होंने ही उसके सभी दोस्तों को मारा है। लेकिन होम्स और वॉटसन उसे ये बताते हैं कि वो यहाँ सिर्फ हत्याओं के बारे में पूछताछ करने आए हैं। तो ये सुनकर वो आदमी, जिसका नाम चेस्टर क्रैकविच होता है, वो उन्हें अपने घर के अंदर बुलाता है। वहीं हम क्रैकविच के घर में एक शैडो देख पाते हैं जो उसी खूनी की होती है।
आगे क्रैकविच अपने कमरे में उन दोनों को बताते हैं कि जब वो और उनके साथी जवान थे तो उन्होंने इजिप्ट में एक होटल खोलने का सोचा था और इसके लिए उन्होंने काफी सारा पैसा जमा भी किया था। पर जब उन्होंने होटल की जमीन में खुदाई की तो उन्हें वहां 5 इजिप्शियन राजकुमारियों का मकबरा मिला। जब इस बारे में इजिप्शियन लोगों को पता चला तो उन्होंने अपने इस पवित्र जमीन में होटल नहीं खुलने दिया और हम सभी पर हमला कर दिया, जिसके बाद हमें बचाने के लिए फोर्स को बुलाना पड़ा और थोड़ी ही देर में आतंक का माहौल सा बन गया और कई सारे लोग मारे गए। इस हादसे के बाद से उन सभी को एटार नाम के एक आदमी से धमकी भरे लेटर्स आने लगे। उस लेटर से उन्हें पता चला कि इस हादसे में एटार और उसकी छोटी सिस्टर की फैमिली मेंबर्स भी मारे गए थे और इसलिए अब एटार उन सभी से बदला लेगा जिसने भी वहां पर होटल खोलने का सोचा था। साथ ही वो मकबरे की 5 राजकुमारियों की बॉडी को उन लोगों के ही परिवार के औरतों को मारकर उनसे रिप्लेस करेगा, जैसा कि हमें दिखाया गया था। अब क्रैकविच इतना बता ही रहा होता है कि तभी उन्हें वो कांटा लग जाता है और उन्हें हेलुसिनेशन आने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर एंड टाइम पर लेस्ट्रेड और उसके साथी आकर क्रैकविच को संभाल लेते हैं। लेस्ट्रेड बताते हैं कि उन्हें भी एक कांटा लग गया था और वो हेलुसिनेशन की स्टेज में पहुंच गए थे, पर एंड मौके पर उन्हें उनके साथियों ने बचा लिया था। लेस्ट्रेड उन्हें घर जाने को कहता है और ये पूरी तहकीकात उन पर छोड़ने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो वैक्स फ्लैटर के कमरे से डॉक्यूमेंट्स बचाने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी यहाँ पर रैथ और मिस ड्रीम आ जाती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में प्रोफेसर रैथ ही एतार है और मिस ड्रीम उनकी बहन थी और इन दोनों के पेरेंट्स ही उस हादसे में मारे गए थे। इसका मतलब प्रोफेसर रैथ ने ही सबको मारा था। आगे होम्स और वॉटसन को दिखाया जाता है जो रास्ते में चल रहे होते हैं। वहीं वॉटसन कहता है कि मुझे अभी तक तुम्हारी उस पहेली का जवाब नहीं मिला है, आखिर उस भालू का रंग क्या होगा? तो होम्स कहते हैं ये बहुत आसान है, अगर तुम अच्छे से देखो तो सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। इतना कहते ही होम्स को असली कातिल का पता चल जाता है और वो कहते हैं मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, ये प्रोफेसर रैथ का काम है। इतना कहकर होम्स और वॉटसन भागने लगते हैं। वहीं रैथ को दिखाया जाता है जो एलिजाबेथ को बेहोश कर अपने और मिस ड्रीम के साथ उसके बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। वहां तक पहुंचने का रास्ता काफी दूर होता है और भागकर भी होम्स और वॉटसन वहां तक समय से पहले नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो दोनों सीधा वैक्स फ्लैटर की लैब में जाते हैं और उनके हवाई यान में कुछ बदलाव लाकर उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं और वो यान उड़ने लगता है और इस तरह वैक्स फ्लैटर का ये आविष्कार होम्स और वॉटसन के द्वारा सफल हो जाता है। आगे ये दोनों उस यान के जरिए वेयर हाउस तक पहुंचते हैं और उस चेम्बर में जाकर छिपते हुए एलिजाबेथ को देखते हैं जिसे पट्टियों से बांधकर रैथ उसकी बलि चढ़ाने वाला होता है। यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जिस वजह से एलिजाबेथ को उनका बचाना बहुत मुश्किल होता है, पर होम्स एक प्लान बनाता है और ऊपर लटकते हुए एक झूमर तक पहुंचकर उसके साथ कई सारे ऊपर वाले लकड़ियों के पिलर्स बांध देता है और वॉटसन से झूमर की चेन छोड़ने का इशारा करता है और इसके बाद झूमर के साथ बंधे हुए सारे पिलर्स नीचे गिर जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहां पर आग लग जाती है, जिसके बाद कई लोग पिलर से ही टकराकर मर जाते हैं और अब वॉटसन नीचे जाकर एलिजाबेथ को वहां से छुड़ा लेता है। पर तभी मिस ड्रीम उन पर कांटा फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन होम्स ये देख लेता है और नीचे जाकर उल्टा उसी पर वो कांटा इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद ड्रीम को हेलुसिनेशन आने लगते हैं। वहीं वॉटसन एलिजाबेथ को लेकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रैथ उसे एक पंच मारकर एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाता है। वहीं होम्स एक पत्थर से टकराकर उसी झूमर के ऊपर बेहोश हो जाते हैं। अब वॉटसन ऊपर वाले चेम्बर में जाकर झूमर को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी नजर रैथ की कैप पर जाती है और अब वो अपनी होशियारी से एक रस्सी रैथ की कैप में फंसा देता है और उसी रस्सी को झूमर की चेन से बांध देता है। अब जैसे जैसे रैथ कैप को लेकर जाने लगता है वैसे वैसे झूमर के साथ होम्स ऊपर आने लगते हैं और जब वो पूरा ऊपर आ जाते हैं तभी रैथ की कैप पीछे से टूट जाती है और वो गिर जाता है। इसके बाद होम्स होश में आते हैं और वॉटसन की होशियारी मानते हुए वे दोनों एलिजाबेथ के पास पहुंचते हैं। यहाँ एलिजाबेथ को ढूंढकर वे दोनों वापस जाने लगते हैं और सोचते हैं कि रैथ अब कभी नहीं आएगा, पर तभी पीछे से रैथ एलिजाबेथ को गोली मार देता है और होम्स को तलवार देकर एक आखिरी फाइट करने को कहता है। अब इन दोनों में लड़ाई होती है, पर इसी बीच एलिजाबेथ की हालत काफी बुरी हो जाती है और वो अपना दम तोड़ देती है। वहीं प्रोफेसर रैथ बर्फ के फिसलने के कारण मर जाते हैं और ये दिन होम्स की जिंदगी का सबसे बुरा दिन होता है, क्योंकि जिससे वो प्यार करता था वो उसे छोड़कर चली गई थी और जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था वही इस सब के पीछे का कारण निकला। आगे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होम्स स्कूल छोड़कर जा रहे होते हैं, पर
तभी वॉटसन उनसे पूछते हैं कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस सब के पीछे रैत है। तो होम्स बताते हैं कि प्रोफेसर रैत ने इतने सालों तक वैक्स फ्लैटर को अपने स्कूल से रिटायर होने के बाद भी उन्हें यहाँ पर एक कमरा दे रखा था ताकि वे कहीं बाहर ना जा सके और वो उन्हें आसानी से मरवा सके। शुरुआत में तो मुझे लगा कि रैत को वैक्स फ्लैटर के आविष्कारों से प्यार है, इसलिए वो उन्हें यहाँ रहने दे रहा है, लेकिन आखिरी रात की हमारी बहस में मुझे उनका असली रंग पता चल गया था। और अगर तुम देखो तो हर जगह से पता चलता है कि रैत ही कातिल था, जैसा कि उसका वैक्स फ्लैटर की लैब में हमें ढूंढना और मुझे छोटे से इल्जाम में इस स्कूल से निकलवा देना ताकि मैं इस शहर से दूर रहकर ज्यादा तहकीकात ना कर पाऊँ। और इन सब पहलू पर मैंने तब गौर किया जब तुमने मुझे मेरी चोट के बारे में याद दिलाया जो प्रोफेसर रैत के मारने से हुआ था। तो ये सुनकर वॉटसन काफी खुश होता है और होम्स को उसी दुकान से खरीदा हुआ अपना शिकार गिफ्ट करता है। होम्स वॉटसन को थैंक्स कहता है, पर तभी वहाँ पर वॉटसन कहते हैं, रुको होम्स, मुझे पता है कि भालू सफेद रंग का होगा क्योंकि दक्षिण नज़ारे वाला कमरा अगर नॉर्थ पोल में होगा तो वहाँ पर पोलर बियर ही होगा। होम्स वॉटसन से कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, शायद अब तुम्हारे अंदर भी जासूसी वाले गुण आ रहे हैं। ऐसा कहकर होम्स वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें डॉक्टर वॉटसन की वॉइस ओवर सुनने को मिलती है जिसमें वह बताते हैं कि होम्स के साथ रहते रहते वे निडर हो गए थे और किसी भी एडवेंचर में जाने के लिए तैयार थे। इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है और इसमें हमें सीखने को मिलता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज को करने की ठान लेता है तो वो उसे करके ही रहता है। वहीं इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें होम्स के स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है और वो अपना नाम जेम्स मोरियार्टी बताता है। शर्लॉक होम्स नोवेल के हिसाब से मोरियार्टी होम्स से भी चालाक, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और इससे ये रेफरेंस देने की कोशिश की गई है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी जल्द आएगा और उसमें होम्स के बचपन का वो रहस्य सुलझ जाएगा जो बीच वाले एक सीन में दिखाया गया था। लेकिन इस मूवी का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस में बहुत बुरा हुआ था और इसलिए इसके सेकंड पार्ट की स्क्रिप्ट होते हुए भी इसे कभी नहीं बनाया गया, लेकिन इस मूवी को क्रिटिक और लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था। तो दोस्तों ये थी कहानी यंग शर्लॉक होम्स की। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड हाँ, आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आशा करती हूँ कि आपका नया साल बहुत बेहतरीन हो।